हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर करेंगे जिसका नाम है नए सामाजिक आंदोलन का उदय। इसमें पहला प्रश्न है, सामाजिक न्याय का अर्थ बताइए। सामाजिक न्याय का अर्थ आपको बताना है और ये सामाजिक न्याय का अर्थ है। तो इसमें पढ़ते हैं हम लोग, समाज में सभी लोगों को समानता प्राप्त हो, धर्म या जाति के आधार पर भेदभाव न हो, सभी की मान मर्यादा सुरक्षित हो, पिछड़े व दुर्बल वर्गों की राज्य की ओर से विशेष आरक्षण या सुविधाएं दी जाए ताकि वे अपनी प्रगति कर सके। इसे राज्य की सकारात्मक क्रिया भी कहते हैं। मंडल कमीशन रिपोर्ट की सिफारिश को लागू करके बीपी सिंह ने सामाजिक न्याय दिया। ये बीपी सिंह आपको प्रधानमंत्री थे। अब जरा समझते हैं हम लोग साधारण भाषा में कि क्या होता है सामाजिक न्याय। देखिए, सामाजिक न्याय का मतलब होता है कि जब किसी भी समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी सुविधा दी जाए जिससे कि सभी एक दूसरे के समान हो जाए, कोई किसी से ना ज़्यादा रहे ना कम रहे, ना कोई गरीब रहे ना कोई अमीर रहे, ना कोई धर्म के आधार पर किसी से भेदभाव करे और ना ही कोई पैसे के आधार पर कि मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ। तो तब उसे सामाजिक न्याय कहा जाता है। और अगर आप गरीबी अमीरी में भेदभाव करते हैं, समाज के अंदर में रहने वाले लोग जितने भी हैं उसमें अगर किसी तरीके ऊंच नीच का भेदभाव करते हैं तो वो सामाजिक न्याय नहीं है, सामाजिक अन्याय है। अगला प्रश्न है आर्थिक न्याय क्या है। तो समाज में रहने पर जो न्याय मिलेगा, यानी हर तरीके से एक दूसरे के बराबर रहेंगे, तो वो सामाजिक न्याय। आर्थिक न्याय वही कमाने खाने से रिलेटेड होगा। तो आर्थिक न्याय से तात्पर्य समाज में बराबरी का प्रयास, किसी के पास अनुकूल संपत्ति न हो, कोई भूखमरी से न मरे, सर्वत्र आर्थिक बराबरी हो, मूलभूत आवश्यकताओं की उपलब्धता सभी नागरिकों को हो, यही आर्थिक न्याय है। आर्थिक न्याय का मतलब होता है समाज, हमारे देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक के पास इतना पैसा हो कि वो बेचारा अपनी ज़िंदगी में कम से कम रोटी कपड़ा और मकान, 3 चीज़ प्राप्त कर सके। अभी देखते होंगे आप, किसी के पास पैसा है तो इतना ज़्यादा है कि वो रखने और संभालने का जगह नहीं, और किसी के पास नहीं है तो बेचारा इतना गरीब है कि खाने के लिए नहीं है। तो ये आर्थिक न्याय नहीं है, इसे आर्थिक अन्याय कहते हैं। आर्थिक न्याय का अर्थ होगा यानी हर एक आदमी को वो चीज़ें मौजूद हो जो जीने के लिए उसको चाहिए, अगर नहीं है तो वो आर्थिक न्याय में नहीं रखा जाएगा। अब आप समझ सकते हैं कि आर्थिक न्याय किस तरीके से किसी भी देश के लिए कितना अच्छा होगा। अगर हमारे देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के पास हर एक सुख सुविधा मौजूद हो तो देश कितना खुशहाल होगा और प्रत्येक व्यक्ति खुश रहेंगे। कारण खुश रहने की वजह यही है कि कोई किसी को देख के दुखी होगा ही नहीं, क्योंकि कोई किसी से कम नहीं होगा। कम से कम मूलभूत आवश्यकता तो पूरी होनी चाहिए ना, रोटी मिलना चाहिए, कपड़ा मिलना चाहिए, रहने के लिए घर होना चाहिए। अगर नहीं है तो दिक्कत होगी ना। अगला प्रश्न है, पोषणीय विकास किसे कहते हैं। तो जरा ध्यान देंगे, पोषणीय विकास क्या कहता है। पोषणीय विकास के बारे में, अब विकास की जगह पोषणीय विकास की धारणा आ गई है। मतलब हुआ पहले विकास था, अब पोषणीय विकास कहा जाता है। क्यों, समझिए। इसका अर्थ है अंधाधुन विकास न किए जाए, यानी अंधाधुन विकास का मतलब होता है लगातार बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट न किया जाए। भविष्य को ध्यान में रखकर विकास संबंध कार्यक्रम बनाए जाए और लागू किए जाएं। यानी अगर हम विकास करने के लिए क्या करते हैं, अपने पर्यावरण को नुकसान पहुंचा लेते हैं, या आने वाले समय में वो उस नुकसान का खामियाजा अगर हमको भुगतना पड़ता है तो वो विकास का कोई मतलब नहीं है, बेकार विकास हो जाएगा। अब पोषणीय विकास का मतलब है पर्यावरण को ध्यान में रख करके, यानी ऐसा विकास है जिसमें किसी का नुकसान ना हो, भविष्य में आने वाले समय में नुकसान ना हो। ऐसा न हो कि आज विकास भविष्य के विनाश का कारण बन जाए। मतलब आज विकास कर रहे हैं, कल होकर के पूरी तबाही का कारण हम बन जाए।
दूसरे विकास की अगर बात करें तो एक मुखी नहीं बल्कि सर्वांगीण होना चाहिए अंतिम राज्य अपना विकास, लेकिन इससे अन्य राज्यों को हानि न पहुँचे। मैंने कहा ना कि ऐसा विकास है जिसमें विकास तो हो लेकिन किसी का नुकसान न हो, तो उसको हम कहेंगे कौन सा विकास, तो पोषीय विकास कहते हैं। और अगर किसी का नुकसान हो रहा है तो वो विकास का कोई मतलब नहीं है और अच्छा नहीं होगा। अगला प्रश्न है नर्मदा बचाओ आंदोलन के पक्ष व विपक्ष में तर्क दीजिए। ये नर्मदा बचाओ एक आंदोलन है जो नर्मदा नदी पर बनने वाले बांध के कारण ये आंदोलन शुरू हुआ था। तो इसमें क्वेश्चन पूछ दिया है कि ये सही था या ये गलत था। पक्ष में अगर आप हैं, अगर लगता है आपको कि ये सही था आंदोलन, तो क्यों सही था। आपको लगता है विपक्ष में, आपको लगता है कि ये गलत था, तो कैसे गलत है, समझिए। सरदार सरोवर व नर्मदा बांध को बनाने से गुजरात व मध्य प्रदेश को पानी व बिजली की सुविधा मिल सकेगी। देखिए, अगर नर्मदा नदी पर अगर बांध बनेगा तो गुजरात और मध्य प्रदेश ये दो जगह को पानी मिल जाएगा। यह बहुउद्देशीय योजना जन कल्याण का लक्ष्य पूरा करेगी। ये जो है जनता के कल्याण का काम करेगी अगर ये काम अगर बांध को बना दिया जाए तो। कि हमने कहा था कि डैम बनाने से क्या फ़ायदा होता है, सिंचाई करने के लिए मिलेगा, मछली पालन होगा, ज़मीन उपजाऊ हो जाएगी, ये सब चीज़ें होती हैं। किसानों को सिंचाई हेतु पानी मिलेगा, पहली चीज़। दूसरा, लोगों को बिजली उपलब्ध हो जाएगा। लेकिन इन योजनाओं के क्रियान्वयन से लोगों की ज़मीनें ली जाएंगी, वह बसे हुए लोगों को स्थापित हो जाएंगे। अब देखिए, ये मान लीजिए कि डैम है, थोड़ा मैं इसको समझाने के लिए मिटा देता हूँ, ज़रा समझिए। मान लीजिए ये डैम बनाया जाएगा, ठीक। तो ये डैम बनाने के लिए ये जो जगह जो जाएगा तो ये किसका लिया जाएगा, तो यहाँ पर जो खेती कर रहे किसान होंगे इन्हीं से ये ज़मीन लिया जाएगा। मान लीजिए हम लोग की तरफ एक NH रोड बना, तो रोड बना तो सबकी ज़मीनें ली गई तब ना रोड बना। और अगर नहीं लेती तो कहाँ से बन जाता रोड, अपने मन से तो नहीं, ऊपर से सड़क के उतर के चलाता या पुल। तो नुकसान क्या था किसान को कि उनकी ज़मीन जा रही थी, जहाँ पर रहने वाले लोग थे। अब मान लीजिए यहाँ पे रह रहे थे, अब ये बांध अगर बनाया जाएगा तो यहाँ पर से तो भागना पड़ेगा इसको, और नहीं भी भागेगा काफ़ी दूर तक ये घर उर भी नहीं बना सकते, क्योंकि वहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा रहता है, ये लोग तो ऐसे ही मर जाएंगे। तो इसलिए ये पहली बात थी कि इनको अपना घर छोड़ना पड़ा। पहली बात ये जो किसी तरीके का लगता है बांध बनाने में जो प्रॉब्लम समझ में आती है, वो पहली प्रॉब्लम ये थी। अच्छा, आगे समझिए। आगे कहता है विस्थापित हो जाएंगे, इतना तो समझ में। यह भी आशंका है कि बहुत ऊंचे बांध के अनायास टूट जाने से बहुत सा भाग जलमग्न हो जाएगा। अब मान लीजिए बांध अगर गलती से अगर टूट गया या पानी ज़रूरत से ज़्यादा भर गया तो वहाँ पे बसे हुए जो गांव थोड़े अलग दूर भी क्षेत्र में हैं तो वो भी क्या हो जाएंगे, डूब जाएंगे। तो इस तरीके से नुकसान हो जाएगा। तो नर्मदा बचाओ का विरोध का कारण ये था, और जो आप पक्ष ले रहे थे उसका कारण जैसे कृषि करने को पानी मिल जाएगा, मछली पालन करने के लिए मिल जाएगा, किसानों को बहुउद्देशीय योजना बिजली मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें तो मिल जाएगी, लेकिन प्रॉब्लम भी तो होगी, ये भी आपको देखना होगा। अगला प्रश्न है भारत में किन्हीं 3 सामाजिक आंदोलनों का उल्लेख कीजिए जिनके मुख्य उद्देश्यों की भी व्याख्या कीजिए। अब भारत में सामाजिक आंदोलन में 3 गो आंदोलन लिखना है जो सामाजिक आंदोलन। तो भारत में विश्व के अन्य देशों में भारत की तरह कई प्रकार के आंदोलन चले, इसमें 3 का संक्षिप्त विवरण। पहला देखिए, महिला आंदोलन, ध्यान से समझना है। महिला आंदोलन क्या है, तो राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान अनेक महिलाओं ने राजनीति क्षेत्र में भी अपनी भूमिका निभाई, जैसे कस्तूरबा गांधी, कमला नेहरू, सरोजिनी नायडू, ये सब महिला का नाम है। इन्होंने स्वतंत्रता के बाद महिलाओं ने अपने संगठन बनाए, जैसे महिला दक्षता संघ, ये सब नाम है संगठन का, पार्टी का, महिला की पार्टी का। अखिल भारतीय महिला संघ, इनका उद्देश्य महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ना ताकि उन्हें शोषण व उत्पीड़न से बचाया जा सके। अब वे महिला सबलीकरण हेतु लड़ रही हैं। अब आप ध्यान दीजिए,
देखिए, महिला का अगर संगठन होगा, अगर मान लीजिए एक महिला है तो इसको कोई भी मारेगा, पीटेगा, कुछ भी करेगा तो ये किसको जाके कहेंगे? पुरुष के पास। तो पुरुष का ही साथ दे देगा तो महिला को न्याय नहीं मिल पाएगा। तो अब महिला के लिए महिला का संगठन बनाया गया। अब जैसे ये महिला है तो ये महिला जो है इसके पास जाएंगी, महिला के पास, तो इनका जो संगठन रहेगा तभी तो ये पुरुष को दबाव बनेगा, या पुरुष गलती करने से डरेगा कि नहीं उसका संघ हमको छोड़ेगा नहीं। और अगर पार्टी नहीं रहेगी तो कौन डरेगा, किससे डरेगा, क्यों डरेगा? तो इसीलिए महिला संघ भी होना ज़रूरी था। अच्छा, अब अगले आंदोलन की तरफ चलते हैं, चिपको आंदोलन। ये भी आप जानते हैं कि गढ़वाल क्षेत्र में चिपको आंदोलन चलाया जा रहा था, जो कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए अंधाधुंध पेड़ की कटाई हो रही थी। इसको थोड़ा अच्छे से मैं समझा देता हूँ, ब्रीफली समझिए। आंध्र प्रदेश में एक जगह है, वहाँ पर क्या हुआ था कि पेड़ सबको काटा जा रहा था। तो पेड़ को काटे जाने के कारण वहाँ की जो स्थानीय महिला थी वो पेड़ से चिपक गई, और इसके जो नेता थे वो सुंदरलाल बहुगुणा साहब थे। तो इन्हीं के नेतृत्व में आंदोलन चलाया गया। तो महिला जब पेड़ से निपट गई, इसीलिए चिपक गई थी, इसीलिए इसका नाम चिपको आंदोलन पड़ा। और इसके कारण इन्होंने, महिलाओं ने कहा कि अगर ये पेड़ काटना है तो उससे पहले हमें काटना होगा। तो भाई अब कोई तो नहीं काट सकता ना, महिला को कैसे काटेगा? अब तीसरा है दलित पैंथर आंदोलन। महाराष्ट्र में दलित के उद्धार हेतु 1972, बहुत इंपॉर्टेंट है दलित पैंथर, याद रखिएगा, 1972 में यह संगठन बनाया गया था। इसकी मांग क्या थी कि उच्च न्यायालय व सेना के निजी क्षेत्र में दलितों को आरक्षण दिया जाए। यानी उच्च न्यायालय का मतलब हो गया, मालूम होगा आपको लोग को, हाई कोर्ट। और ये निजी क्षेत्र मतलब ऐसा जो पर्सनली एरिया होता है उस सब में जो है ये लोग अपना आरक्षण मांग रहे थे। उम्मीद है आप समझ गए होंगे तीनों आंदोलन के बारे में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति का संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो संपूर्ण क्रांति के बारे में आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। संपूर्ण क्रांति था क्या? तो ये संपूर्ण क्रांति जो है ये जयप्रकाश नारायण ने 5 जून 1974 को एक भाषण में दिया था। इसका उद्देश्य क्या था? तो आमूलचूल परिवर्तन कर संपूर्ण समाज का सामंजस्यपूर्ण संतुलन विकास करना। यह क्रांति समाज की बाह्य संरचना के बदलाव में ही संबंधित नहीं है, वरन वह मानवीय चेतना के आधारभूत बदलावों की समर्थक है। इसलिए इसे संपूर्ण क्रांति कहा गया। यानी ये वो क्रांति थी जिससे कि मानव के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ ही लड़ाई थी। मान लीजिए सपोज दैट आप अभी के डेट में भारत में रहते हैं और आपने क्या किया, सरकार के खिलाफ एक बात कहा और कहने का आपको जो कि हक है। अब आपको पुलिस पकड़ के बंद कर लेती है, मारती पीटती है, तो क्या करेंगे आप न्याय की तरफ तलाश करेंगे। तो इसलिए उस समय में भी कुछ 74 में आपातकाल लगा दिया गया था, जिसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम हो रही थी। तो संपूर्ण क्रांति के जरिए ये संपूर्ण विकास चाहते थे, हर तरीके से मानव को जो जीने का अधिकार होता है वो चाहते थे। अगला प्रश्न है, ताड़ी विरोध आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। ये ताड़ी विरोध आंदोलन है क्या, समझते हैं। ताड़ी विरोध आंदोलन आंध्र प्रदेश में नशाखोरी के विरुद्ध किया गया एक जनप्रतिनिधि आंदोलन था। दक्षिण भारत की महिलाएं ने आस पड़ोस में मदिरा की बिक्री पर पाबंदी लगाने की मांग कर रही थी। ग्रामीण महिलाओं ने शराब माफिया, सरकार और शराब के बिक्री के विरुद्ध हाथ मिलाया और यह आंदोलन चलाया गया। देखिए होता क्या था कि आंध्र प्रदेश में ये मर्द लोग क्या होता था, ताड़ी पी के और महिलाओं पर अत्याचार करते थे, उसे मारते पीटते थे या गाली देते थे, जिसके कारण महिला लोग तंग आ गई। और आने के बाद कई महिलाओं ने एक साथ अपना एक ग्रुप बनाया, और ग्रुप बनाने के बाद इस ताड़ी बेचने वाले और जो खरीदने वाले लोग थे और जो नेता वगैरह जो माफिया लोग थे, उन सब के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ दिया और ये ताड़ी बंद करवाने के लिए आंदोलन चलाया गया था। और लोग सफल भी रहे और इस तरीके से बड़े पैमाने पर फिर धीरे धीरे चल गया। तो ऐसा होता है कि हर क्षेत्र में जब भी कोई व्यक्ति कोई अच्छा काम करता है तो उसमें धीरे धीरे लोग जुड़ जाते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, ओके बाय।